हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन, द मेन डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस of releasing energy by breaking down of glucose for carrying out life processes। देखो, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब इंसान की बॉडी में एंजाइम्स के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन हो एंजाइम्स के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके थ्रू जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है लाइफ प्रोसेसेस चलने के लिए, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब सीधी सादी भाषा में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि वी ईट फूड, देन द फूड गेट डाइजेस्टेड, उसके बाद एंड प्रोडक्ट जो बनता है डाइजेशन के बाद उसमें होता है, वो बनता है ग्लूकोज। वही ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और बाकी एंजाइम्स के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन, कोई भी चीज अगर देखो, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। सो रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो उसमें एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है बॉडी में, एटीपी के फॉर्म में आगे हम पढ़ेंगे। तो वो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब तक नहीं होगा, जब तक हम सांस नहीं लेंगे, तब तक हम ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, अब रेस्पिरेशन का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सेल करते हैं विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला था एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the presence of oxygen and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen। ठीक, इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन एक केमिकल स्टेप में नहीं होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रेस्पिरेशन के केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक, सबसे पहला रेस्पिरेशन इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल्स और टिश्यू रेस्पिरेशन करते हैं इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। दूसरा, इट अकर्स in a series of chemical reaction। मतलब रेस्पिरेशन एक स्टेप के केमिकल रिएक्शन में खत्म नहीं होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद each breakdown step is occurred with the help of an enzyme। एंजाइम होते हैं कुछ एसिड लाइक लिक्विड्स, जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट इज एन ऑल्सो काइंड ऑफ एंजाइम। हर एक स्टेप एंजाइम के थ्रू होता है। इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हर एक स्टेप एंजाइम के थ्रू होता है। एंजाइम अगर प्रेजेंट नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में, सो देन द ब्रेकडाउन विल नॉट कंटिन्यू फर्दर। ओके, और ब्रेकडाउन के बाद
एंड रिजल्ट आपका निकलता है एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी निकलती है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे पेपर में। जनरली फुल फॉर्म पूछा जाता है एटीपी का, इट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और वो किसके प्रेजेंस में अकर होता है, सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए तो आपको इजी होगा। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए देखिए, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा, मेन पॉइंट, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे मेन और पहला पॉइंट, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, सबसे मेन पॉइंट। अब इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। C6H12O6 सेम ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये टूटता है फिर C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी या मोल एनर्जी, किलो कैलोरी या मोल एनर्जी। देखो, ये प्रॉपर जैसे नॉर्मल होता है रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर निकलेगा और इतना एनर्जी रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे हमने पढ़ा है 38 एटीपी रिलीज होता है, वो अभी हम देखेंगे कैसे 38 होता है। तो इसमें 686 किलो कैलोरी एक यूनिट होता है एनर्जी का, किलो कैलोरी या फिर मोल एनर्जी। 686 किलो कैलोरी या मोल एनर्जी निकलता है एक एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन में। ठीक, अभी देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में होता कैसा है। देखो, सबसे पहले एक ग्लूकोज वो टूटता है पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में और यहाँ पे जनरेट होता है 2 एटीपी। उसके बाद ये पायरुविक एसिड टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड टूटता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, ह्यूमन प्लांट्स रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये अगर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद बनता है ये वाला प्रोडक्ट CO2 H2O और 36 ATP। हम बोलते हैं यहाँ पे हो जाएगा 63 किलो कैलोरी या मोल एनर्जी जनरेट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे। ठीक, हम बोलते हैं 38 एटीपी टोटल जनरेट होता है, उसमें से 2 पहले स्टेप में जनरेट होता है जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटता है और उसके बाद जब ये दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं, जिसके टूटने की प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, उसका रिजल्ट बनता है आपका CO2, वाटर वेपर और 36 ATP। 36, 7, 8 टोटल, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATP जनरेट होता है। ये पूरा किस्सा कहानी है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब कैसे रेस्पिरेशन होता है, कौन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे स्टेप बाय स्टेप टूटता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे टूटता है। देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक और भी है, आपने मस्कुलर क्रैम्प्स करके पढ़ा होगा, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के वजह से। आइए देखते हैं। ठीक, चलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन मतलब उसका उल्टा, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, एनारोबिक मत में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सो इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक और इसमें क्या जनरेट होता है, उसमें देखो, इसमें CO2 जनरेट नहीं होता, इसमें इसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। ह्यूमन बॉडी में लैक्टिक एसिड और प्लांट्स में इथेनॉल, ठीक। इट्स एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। This lactic acid accumulate at the body part where the anaerobic respiration is happening. Then जब वहां पे वो लैक्टिक एसिड जनरली जब हम भागते हैं, जैसे हम बहुत मतलब 500 मीटर्स की रनिंग कर ली है बिना रुके, तो उस समय हम बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, हाफते हैं, उस समय बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे जनरली पैरों में नी के पास एंकल के पास वहां पे लैक्टिक एसिड होता है, वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जहां पे हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, उससे हम क्या कहते हैं कि क्रैम्प्स हो गए, मस्कुलर क्रैम्प्स हो गए। तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। दिस कॉजेस मस्कुलर क्रैम्प्स। कई बार हाथ में भी हो जाता है, जनरली पैरों में होता है। तो the accumulation of lactic acid causes muscular cramps, ठीक। अब इसका प्रोसेस देखते हैं, ये कैसे टूटता है। जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का देखा, चलो इसका होता है C6H12O6 by the absence of oxygen by the action of enzymes। ये टूटता है लैक्टिक एसिड, और इसमें सिर्फ 2 ATP जनरेट होते हैं, और इसमें एक और जनरेट होता है, ये है हीट एनर्जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसलिए उसमें हीट एनर्जी भी जनरेट होता है, ठीक। अब इट इज अ स्लो प्रोसेस, ओके, इट इज अ स्लो प्रोसेस। देखो अब जब ब्रेकडाउन होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है, तो वो होता है 2 टाइप से। इसे हम इरेज कर देते हैं, आई होप सबने लिख लिया होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ब्रेकडाउन होता है तब 2 तरीके से होता है। एक होता है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कॉलम बना लेते हैं, एक होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वैसी नॉर्मल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूटता है, पायरुविक एसिड और 2 ATP, पायरुविक एसिड और 2 ATP टूटता है, ठीक। और ये फर्दर टूटता है इथेनॉल में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये फर्दर टूटता है इथेनॉल में, और CO2 जनरेट होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। और ये वाला जो रेस्पिरेशन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये जनरली आपका होता है, इट स्पेशली अकर्स इन ईस्ट। ईस्ट आप जानते होंगे, इट इज अ टाइप ऑफ फंगाई। ईस्ट जनरली ईस्ट में होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है,
इसमें भी सेम, पहला स्टेप इज ऑलवेज सेम। इसमें सबसे पहले एज इट इज एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, पायरुविक एसिड, और 2 एटीपी में टूटा, और ये आपका लैक्टिक एसिड जैसा हमें पता चल रहा है, तो ये टूटेगा आपका लैक्टिक एसिड में, ये आपका टूटेगा लैक्टिक एसिड which causes muscular cramps. Got it? तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जैसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक बार रिविजन करा देती हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in absence of oxygen. It is a very slow process. No carbon dioxide is produced, and there are 2 types of anaerobic respiration. First is alcoholic fermentation, in which the one molecule of glucose breaks into 2 pyruvic acid plus 2 ATP, and then it further break down into ethanol and carbon dioxide, which specially occurs in yeast. And the second one is lactic acid fermentation, where also one molecule of glucose breaks down into 2 pyruvic acid molecules and 2 ATP energy is produced, and then it further broken down into lactic acid, which causes muscular cramps. Okay? अब हम पढ़ने जा रहे हैं parts of respiration. जैसे मैंने आपको बताया, respiration is not a single process, it is a series of chemical process. तो वो series में आते हैं 4 steps, majorly 4 steps. तो अब हम वो 4 steps को पढ़ने वाले हैं. Okay? Let's go. वो 4 steps में एक आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकी 3 आपको बस नाम याद रखने से then it's enough. 4 स्टेप में से सिर्फ एक का आपको अंदर का डिटेल याद रखना है कि how that step happens, and the rest 3 the names is enough. Okay? चलो, parts of respiration. Parts of respiration. Parts of respiration. देखो, सबसे पहला step. There are 4 steps. Okay. First and the most common step is breathing. The first and foremost step is breathing, where we inhale and exhale. ठीक, breathing सबको पता है, breathing is normal, inhaling and exhaling, normal breathing, first step. दूसरा step, second step is gaseous transport. Gaseous transport, ये this is an important step. ये स्टेप की डिटेल आपको थोड़ी याद रखनी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है, बाकी ब्रीदिंग और आगे के 2 स्टेप आपको नाम बस याद रखने से इट्स इनफ. ओके, देखो, गैशियस ट्रांसपोर्ट आई विल एक्सप्लेन यू वेरी ब्रीफली. देखो, सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक हम इसके बाद पढ़ेंगे. रेस्पिरेटरी ट्रैक में फर्स्ट वी ब्रीद इन थ्रू आवर नोज, then pharynx, common passage, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, then bronchioles further divide to reach alveoli. Alveoli is present in lungs, air sacs. Okay? Alveoli कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए हम उसे alveoli को हम air sacs कहते हैं. तो ये alveoli है. Wait, let me show you with a diagram. I'll draw a rough diagram of alveoli. Okay, देखो, ये एक alveoli है. यहाँ पे एकदम पतली सी ब्लड कैपिलरीज जाने के लिए आती हैं. ठीक, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आई. अब हम सबको पता है ये alveoli, यहाँ से एयर आया. हम सबको पता है कि ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें ब्लड होगा. ब्लड में क्या होता है? आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई द ब्लड इज रेड. ठीक, अब देखो, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स इन गैसियस ट्रांसपोर्ट. ठीक, हेमोग्लोबिन में
हम सांस लिए, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वी नेवर से दैट वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वी मस्ट से दैट वी इनहेल oxygen and some amount of carbon dioxide and exhale carbon dioxide and some amount of oxygen. Okay? हमने ऑक्सीजन में ज्यादा, देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमने दोनों इनहेल किया, लेकिन ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, हमने इनहेल किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए एयर गया एल्वेओलाई में, एल्वेओलाई में आई ब्लड कैपिलरी में है हीमोग्लोबिन। अब ये ध्यान से समझना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ज्यादा अच्छा दोस्त है, ऐसे समझना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ज्यादा अच्छा दोस्त है। तो इसीलिए जैसे हीमोग्लोबिन को एक जगह खड़ा करा दिए कि हाँ भाई हीमोग्लोबिन तू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो सामने खड़ा करा दिए, अब तुम देख हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के साथ पहले बॉन्ड बनाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ऑक्सीजन उसके साथ पहले बहुत अच्छे से रहा, हाँ बहुत अच्छा था, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ उतना नहीं जमता हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन फिर भी रह लेता है। आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में उतना बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन वो फिर भी रह लेते दोनों साथ में। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एयर जो अंदर आया उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, और यहां से हीमोग्लोबिन आया, हीमोग्लोबिन है पूरे खून में। ठीक, अब हीमोग्लोबिन बोला कि ऑक्सीजन और मेरा ज्यादा अच्छा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वैसे भी मेरा मतलब ठीक ठाक है, रह लेता हूं मैं जैसे तैसे। तो अब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसका नाम होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएंगे तो जो बाद में रिलीज होगा वो होगा ऑक्सी। इंपॉर्टेंट है, वो कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड, देखो ऑक्सी मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आ गया, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में जाके पूरे बॉडी में ब्लड में गया। ठीक, अब ये ब्लड कैपिलरी हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, हार्ट वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करवाएगा, और वो ऑक्सीजन, अब देखो अब पूरे बॉडी में ट्रांसफर किया हार्ट, और वही ब्लड कैपिलरी जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो सेल्स के पास गई। अब सेल को तो ऑक्सीजन चाहिए अपना प्रोसेस करने के लिए, तो वो उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा सेल, और अपना पूरा काम करके उसी ब्लड में सेल अब काम किया, वेस्ट प्रोडक्ट निकला, वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कहते हैं ब्लड में भेज दिया कि जाओ अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो। अब हीमोग्लोबिन बोला ऑक्सीजन तो बहुत कम है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ पे जो सेल दिया उसको उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसको बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा जब आया है। तो कोई मान लो कोई आपके घर आया, आप उसको मना तो नहीं कर सकते कि नहीं मत आओ, नहीं भी पसंद है तो अब हीमोग्लोबिन बोलता है ठीक है अब तू आ गया है तो तेरा साथ बॉन्ड बना लेता हूं। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका रिजल्ट होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना। अब यही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जिस ब्लड में है वो ब्लड वापस हार्ट के पास गया, पल्मन वेन से। ठीक, वेन्स से गया, वो यहां से ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से, और यहां से गया पल्मोनरी वेन से हार्ट तक। अब वही वेन बाकी बॉडी के वेन्स से हार्ट में यही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाला ब्लड आया। अब ये हार्ट उसको लंग्स के पास पंप किया। ठीक है, अब
लंग्स के पास पंप किया तो यहाँ से आया कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन वाला, तो यहाँ सी लिख देते, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन वाला खून है ये। अब एल्वियोलाई के पास आया, अब ये एल्वियोलाई क्या करेगा, ये एल्वियोलाई इस खून में से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, ये हीमोग्लोबिन में से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ठीक, देखो अब सेल पूरा ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा है। जैसे मैंने उस समय बताया था, हीमोग्लोबिन जब आया पूरा अपना काम करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने भेजा ब्लड में, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भेजा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी भेजा। ठीक, अमीनो हीमोग्लोबिन जब आया तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी था। अब वो बोला कि थोड़े से ऑक्सीजन से क्या बॉन्ड बनाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना लेता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाया तो वो एल्वियोलाई क्या किया, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और वो थोड़ा सा ऑक्सीजन भी अपने अंदर ले लिया। तो इसके अंदर फिर क्या बनेगा, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा ऑक्सीजन। अब ये एल्वियोलाई से रेस्पिरेटरी ट्रैक से वापस जाके अपने नोज से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे पूरे प्रोसेस से होता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में एक तो जाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनके, ठीक, एक जाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनके, एक और तरीके से बन के जाता है। जब वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है तो वो अपने क्या कहते हैं ब्लड के प्लाज्मा के साथ मिलके अपने बाइकार्बोनेट्स बनाते हुए जाता है, अपने बाइकार्बोनेट्स बनाता है और फिर जाता है, देन द प्रोसेस इज द सेम। ठीक, ऐसा होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट। उसके बाद थर्ड स्टेप इज टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, लेकिन जो टिश्यू करता है सेम, इसलिए बस नाम याद रखना है जरा। देन द फोर्थ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो टिश्यू रेस्पिरेशन में क्या है, ये पूरा सेम नहीं है टिश्यू रेस्पिरेशन, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन इट डजंट मैटर्स मच। ठीक, लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज डिट्टो कॉपी ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का डिट्टो कॉपी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज टोटली द सेम। इसीलिए पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन वाले पार्ट में हमें ब्रीदिंग, देखो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन 4 हैं, मेजरली 4 स्टेप में रेस्पिरेशन होता है। पहला ब्रीदिंग, दूसरा गैसियस ट्रांसपोर्ट, तीसरा टिश्यू रेस्पिरेशन, चौथा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम याद रखना इज इनफ। देन गैसियस ट्रांसपोर्ट का जितना डिटेल मैंने आपको बताया, दैट मच यू नीड टू रिमेम्बर एंड दैट इज मस्ट, बिकॉज इतने पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने पार्ट में से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं सेल्स से वापस नॉस्ट्रिल से बाहर जाता है तो कितने टाइप्स में जाता है। तो ये सब चीज आपको गैसियस ट्रांसपोर्ट से पूछ सकता है। बाकी ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन से आपसे उतना नहीं पूछेगा। ठीक, इतना हो गया अपना पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आगे के जो पार्ट है, आगे का तो जो कुछ क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, सो रिवाइज करके आना। अगले पार्ट में हम बाकी का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो एक बार रिवीजन करके देखना ताकि अच्छे से याद रहे चीजें, क्योंकि इसका उसका रिलेशन है। अगले पार्ट में लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डायफ्राम वगैरह हम वो सब पढ़ेंगे। ओके, चलो इतना अच्छे से कर लेना।
आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।